स्टूडेंट, मैं रंजीत चौधरी आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ आर.के. एजुकेशन सेंटर में हिस्ट्री का दूसरा क्लास। ये दूसरा क्लास हम देखेंगे रज़िया सुल्तान से। इसके पहले वाले वीडियो में इसके आगे का दे दिए थे और आज शुरुआत होगा रज़िया सुल्तान से। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, रज़िया सुल्तान का जो शासनकाल था वो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक था। 1236 से 1240 तक रज़िया सुल्तान का शासन था। तो इसमें देखिए, यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी। रज़िया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। यह पुरुषों की भांति वस्त्र पहनकर शासन करने लगी, जो 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। रज़िया सुल्तान जो थी ये पुरुषों की भांति वस्त्र पहनती थी। जो 40 दल का गठन हुआ था, 40 तुर्क सरदार थे, उनको ये पसंद नहीं था। इसके आगे देखिए स्टूडेंट, इसके आगे हम देखेंगे दिल्ली के मलिक याकूत जो अश्वशाला का प्रधान थे के साथ रज़िया का घनिष्ठ संबंध था। दिल्ली के जो मलिक याकूत थे, जो अश्वशाला के प्रधान थे, उनके साथ रज़िया का घनिष्ठ संबंध था। तवर हिंद भटिंडा पंजाब के बीच में जो के इक़्तिदार मलिक अल्तुनिया, भटिंडा पंजाब के इक़्तिदार जो थे मलिक अल्तुनिया ने रज़िया की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। रज़िया उनको भी अपने अधिकार में लेना चाहती थी, लेकिन वो मानने के लिए इनकार कर दिए, जिस कारण रज़िया ने उन पर आक्रमण कर दिया। ठीक, इसके कारण रज़िया ने क्या किया, उन पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। किंतु युद्ध में खुद को हारता देख रज़िया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। जब रज़िया ने देखा कि हम इस युद्ध में हार जाएंगे, तो उसने क्या किया, अल्तुनिया से विवाह कर लिया। किंतु रास्ते में लौटते समय डाकुओं के हमले में हरियाणा के कैथल में रज़िया एवं अल्तुनिया की हत्या हो गई। अब देखिए यहाँ पर, जब वो लोग विवाह कर लिए, उसके बाद वहाँ से लौटते समय डाकुओं का हमला हो गया और जिससे रज़िया और अल्तुनिया दोनों की हत्या हो गई। दिल्ली में 40 सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी, और जो हत्या करने वाले लोग थे वो ये 40 दल का गठन हुआ था, उन्हीं लोगों का ये चाल था। फिर आगे देखते हैं, अगला है रज़िया एक असफल शासिका साबित हुई। रज़िया सुल्तान जो थी वो एक असफल शासिका साबित हुई, और इसका प्रमुख कारण था कि वो महिला थी। महिला होना इसका प्रमुख कारण था। इतिहासकारों एल्फिंस्टन का कहना है कि अगर रज़िया महिला न होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। इतिहासकारों एल्फिंस्टन का कहना है कि यदि रज़िया महिला न होती तो भारत के इतिहासकारों में उसका भी नाम लिया जाता। फिर आगे देखते हैं। तो एल्फिंस्टन का कहना था कि वो महिला ना होती तो एक भारत के महान शासकों में उसका भी नाम लिया जाता। फिर आगे देखते हैं, इतिहासकार मिन्हाज का कहना है कि भाग्य ने
पुरुष नहीं बनाया। रज़िया सुल्तान को उसका भाग्य ने पुरुष नहीं बनाया, नहीं तो उसके पास समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद थे। मतलब उसका भाग उसका साथ नहीं दिया, नहीं तो पुरुषों के सब गुण उसके अंदर थे एक महान शासक बनने का। रज़िया में वे प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। रज़िया सुल्तान में ऐसा गुण था जो एक सुल्तान में होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें अगला शासक जो हुआ वो बहराम शाह हुआ। अगला शासक बहराम शाह हुआ जो 1240 से 1242 तक शासन किया था। रज़िया सुल्तान के बाद बहराम शाह 1240 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठा। ये जो बहराम शाह था ये रज़िया के मरने के बाद 1240 में क्या किया, गद्दी पर बैठा। बहराम शाह को दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बनाकर 1242 में उसकी हत्या कर दी गई। इसका शासन काफ़ी अधिक दिन तक नहीं था। जो चालीसा दल बनाया गया था उन्हीं सरदारों के द्वारा 1242 में इसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद हत्या करने के बाद आ गया अलाउद्दीन महमूद शाह। अलाउद्दीन महमूद शाह जो था 1242 से 1246 तक राज किया था। यह दिल्ली के गद्दी पर 1242 ईस्वी में बैठा। जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा उसके बाद देखिए क्या होता है। यह सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित करवाया। जो बगदाद के खलीफा थे ये सिक्कों पर उनका नाम अंकित करवाया। यह अपना अमीर हाजिब गयासुद्दीन बलबन को नियुक्त किया। ये अपना अमीर हाजिब गयासुद्दीन बलबन को नियुक्त किया। उसके बाद बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा दिया गया। जब 1246 ईस्वी आया बलबन षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके उसको गद्दी से हटा दिया। हटाने के बाद नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा दिया। अब नसीरुद्दीन महमूद शाह जो थे वो 1246 से 1266 ईस्वी तक राज किए। यह एक मितव्ययी यानी कम खर्चीला शासक था। जो नसीरुद्दीन शाह था वो कम खर्चीला शासक था। यह टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। इसने सुल्तान होते हुए भी टोपी को सिलकर अपना जीवन यापन करता था। इसके एक गुलाम को चालीसा दल में स्थान दिया। इसने एक गुलाम को जो चालीसा दल था उसमें स्थान दिया। यह गुलाम बलबन ही था। इसने बलबन को उलूग खां की उपाधि भी दी। इसने बलबन को क्या किया, उलूग खां की उपाधि दे दिया। इसके समय बलबन की शक्तियाँ बहुत ही बढ़ती गई। जब बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया और बलबन की शक्तियाँ उस समय बहुत आगे तक बढ़ती जा रही थी। इसकी मृत्यु इसकी मृत्यु 1265 ईस्वी के बाद इसके मृत्यु के बाद यानी 1265 ईस्वी के बाद उत्तराधिकारी गयासुद्दीन बलबन बना। जब ये मर गया तो इसके बाद उत्तराधिकारी जो इसका हुआ वो गयासुद्दीन बलबन हुआ। यह दिल्ली के गद्दी पर 1246 ईस्वी में बैठा। बलबन जो था दिल्ली के गद्दी पर 1246 ईस्वी में बैठा। नसीरुद्दीन का मकबरा सुल्तानगढ़ी है। जो सुल्तानगढ़ी है वो नसीरुद्दीन का मकबरा है। अब देखिए बलबन आ गया। बलबन जो था 1266 से 1286 तक राज किया था।
1266 से 1286 तक ये राज किया था। यह ईरान का रहने वाला था। यह ईरान का रहने वाला था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। ये दिल्ली का गद्दी संभालने से पहले नसीरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। रजिया सुल्तान के समय बलबन अमीर शिकार के पद पर था। रजिया सुल्तान जब शासिका थी तो उस समय ये अमीर शिकार के पद पे था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन को महमूद शाह सुल्तान अपना अमीर हाजिब बनाया। इसमें देखिए महमूद जो था, महमूद शाह, वो अमीर हाजिब भी इसको बनाया था। आगे देखते हैं। यह दिल्ली के गद्दी पे 1266 ईस्वी में बैठा। इसने पैगोश का मतलब था पाँव को चूमना, यानी सुल्तान का पाँव चूमना जैसे ईरानी पद्धतियों को भारत में लागू किया। और इसने सजदा भी लागू किया था। सजदा का मतलब होता था घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, घुटनों पर बैठकर शीश नवाना। तो ये सब इसने लागू किया। इसने नवरोज़ त्यौहार को भारत में लागू किया। इसने जो नवरोज़ त्यौहार था उसको भी भारत में लागू किया। आगे, इसने रक्त लौह की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण की नीति को अपनाया और चालीसा दल को क्या किया? समाप्त कर दिया। इसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि भी दिया था। और उसके बाद देखते हैं आगे। अपने शक्ति को संगठित करने के बाद धै-जिल्ले इलाही का उपाधि धारण कर लिया। इसने जब अपने शक्तियों को इकट्ठा कर लिया और संगठित कर लिया तो इसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण कर ली। फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। ये जो दो कवि हैं, अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये जो थे ये बलबन के दरबार में रहते थे। 1287 में दूसरी बार मंगोलों का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण में बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई और उसी याद में इसने क्या किया, वही याद इसको, उसी के टेंशन में ये 86 में इसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए इसके बाद आता है ये कैकुआर। उसके बाद कैकुआर आता है 1287 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। 1287 से 1290 तक कौन आया? कैकुआद। यह दिल्ली के गद्दी पर 1287 ईस्वी में बैठा। यह मुइनुद्दीन की उपाधि धारण किया। ये मुइनुद्दीन की उपाधि धारण किया। इसके सेनापति का नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके सेनापति का नाम था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो द्वारा इसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद क्या किया इसने, खिलजी ने इसको यमुना नदी में फेंक दिया। आगे देखिए। कैकुआर का पुत्र शमसुद्दीन को कैमूर्स की उपाधि दिया गया था। यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अब यहाँ पर गुलाम वंश खत्म होता है। गुलाम वंश के ख़त्म होने के बाद अगला वीडियो हम लेकर आएंगे जो खिलजी वंश चालू होगा जहाँ से। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।